Welcome to Finish Educare. Welcome to the third chapter of 7th Maharashtra Board Civics. The name of the chapter is Features of Constitution. So in the first two chapters you must have studied what is the meaning of Constitution, what is the importance of Constitution, what is the importance of preamble, what is the meaning of preamble. We have seen different ideas that are given in the preamble like liberty, equality, fraternity. We have seen that India is socialist, secular, sovereign, democratic republic. So now we will see the features of our constitution. Already we have studied some features of our constitution. कुछ features हमने already study किया है. अभी हम कुछ और features है हमारे constitution के, उसके बारे में study करेंगे. Okay, so let us begin. So in the last two lessons we have studied how constitution was made. So first chapter में आपने देखा होगा कि constitution कैसे बनाया था. So there was a constituent assembly. So lots of discussion was made and ultimately on 26 January 1950 our constitution was implemented. We studied its preamble. इस second chapter में हमने preamble पढ़ा था and understood terms like sovereign, socialist, secular, democratic republic. The goals expressed in the preamble are the characteristic features of our constitution as well. So preamble में क्या क्या चीज़ें लिखी गई, जैसे हमारे कंट्री सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ये सब चीज़ें हमने फर्स्ट टू चैप्टर्स में पढ़े थे. अपार्ट फ्रॉम दिस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज़ अदर फीचर्स. तो हमारे कंट्री का फीचर है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे कंट्री को सोवरेन बनाया है या फिर सोशलिस्ट बनाया है, सेकुलर डिक्लेयर किया है, डेमोक्रेटिक डिक्लेयर किया है, रिपब्लिक डिक्लेयर किया है. ये कुछ गोल्स थे, ये कुछ फीचर्स है, हमने पढ़े. अभी और कुछ फीचर्स है, एक्स्ट्रा फीचर्स है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. सो वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन द प्रेजेंट चैप्टर. सो फर्स्ट इज फेडरलिज्म. फेडरलिज्म बेसिकली क्या होता है कि दो या तीन टाइप के गवर्नमेंट होते हैं किसी कंट्री में. अगर किसी कंट्री में दो या तीन टाइप के गवर्नमेंट होते हैं तो उस कंट्री को हम फेडरल कंट्री बोलते हैं. जैसे हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है. तो अगर हम आप इमेजिन करो कि इंडिया में सिर्फ अगर एक ही गवर्नमेंट होता, मतलब इंडिया में सिर्फ नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट होता, दिल्ली में सिर्फ गवर्नमेंट होता, जैसे आज हमारे पास गवर्नमेंट है जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है. नरेंद्र मोदी पूरे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है. तो अगर किसी अगर कोई गवर्नमेंट होता कि बड़ा अगर कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट होता, सिर्फ नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट होता, सिर्फ दिल्ली में गवर्नमेंट होता, तो आप इमेजिन करो आपके गांव में जो भी प्रॉब्लम है, आपकी सिटी में जो भी प्रॉब्लम है, तो नरेंद्र मोदी जो दिल्ली में बैठते हैं वो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत सारे लोग हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने हर एक स्टेट में भी गवर्नमेंट बनाया. जैसे नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट है, पूरे इंडिया का गवर्नमेंट है, जिसे हम बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट. नरेंद्र मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर है, पूरे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है. वैसे ही हमने हर एक स्टेट में भी गवर्नमेंट बनाया. जैसे महाराष्ट्र में भी गवर्नमेंट है, कर्नाटका में गवर्नमेंट है, गुजरात में गवर्नमेंट है, आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट है या फिर तेलंगाना में गवर्नमेंट है. ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये हो गए अलग अलग स्टेट में गवर्नमेंट. मतलब स्टेट गवर्नमेंट क्या होगा, हमारे जो भी एरियाज़ में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकता है. उनका जो बाउंड्री है वो छोटा है. ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एरिया है, उनको रूल करना है, उसके ऊपर ध्यान रखना है, तो पूरे एरिया के ऊपर ध्यान नहीं रख सकते. जो रिमोट एरियाज़ है उसके ऊपर, जो गांव का एरिया है उसके ऊपर ध्यान नहीं रख सकते. लेकिन इसलिए हमने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट बनाया. ठीक है, तो ऐसे दो लेवल के गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, नेशनल लेवल है और नेशनल लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट है. सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द फेडरल सिस्टम. तो ऐसे जो सिस्टम है जहाँ दो टाइप के गवर्नमेंट होते हैं, दो लेवल पे गवर्नमेंट होते हैं, उस टाइप के बोलते हैं, उस टाइप के गवर्नमेंट को बोलते हैं, उस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं फेडरल सिस्टम. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरल सिस्टम बनाया. इन कंट्रीज विद लार्ज टेरिटरीज मतलब क्या, लार्ज एरियाज एंड ह्यूज पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, गवर्नमेंट इज रन बाय द फेडरल सिस्टम. तो यूएसए में, इंडिया में, अमेरिका या इंडिया में दो लेवल के गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और नेशनल गवर्नमेंट भी है. रूलिंग अ लार्ज टेरिटरी फ्रॉम अ सिंगल कैपिटल सिटी इज नॉट ओनली डिफिकल्ट बट मे ऑल्सो लीड टू नेग्लेक्ट ऑफ सम फारलंग एरियाज. मतलब नेशनल कैपिटल क्या है हमारा, दिल्ली. तो अगर दिल्ली से हम पूरे कंट्री को रूल करेंगे तो क्या होगा, फारलंग एरिया, फारलंग मतलब क्या है, जो रिमोट एरियाज है, दूर के एरियाज है, वहाँ रूल नहीं कर पाएंगे हम ठीक से, वहाँ डिसीजन ठीक से नहीं ले पाएंगे. इसलिए हमने क्या किया, लोगों को इसलिए हमने स्टेट गवर्नमेंट बनाया. और लोग भी ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लोग भी ध्यान नहीं दे सकते कि गवर्नमेंट ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, लोग भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते. सो पीपल रिसाइडिंग इन देयर कैनॉट पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट. देयरफॉर गवर्नमेंट फंक्शंस एट टू लेवल इन अ फेडरेशन. फेडरेशन मतलब क्या, बेसिकली कंट्री. तो वहाँ दो टाइप के गवर्नमेंट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट एट द सेंटर कैरीज आउट टास्क लाइक डिफेंस ऑफ द एंटायर कंट्री.
तो आर्मी देखो, आर्मी को हम बोलते हैं इंडियन आर्मी, महाराष्ट्र आर्मी या कर्नाटका आर्मी नहीं बोलते। तो ये आर्मी क्या होता है, सेंट्रल का होता है, पूरे इंडिया का आर्मी होता है। फॉरेन पॉलिसी कि इंडिया का पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशंस होना चाहिए, चाइना के साथ कैसे रिलेशंस होना चाहिए, ये महाराष्ट्र का स्टेट गवर्नमेंट या कर्नाटका का स्टेट गवर्नमेंट नहीं डिसाइड कर सकता है, ये पूरे इंडिया का गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। दूसरा एस्टैब्लिशिंग पीस कि पूरे कंट्री में या पूरे या फिर सपोज वॉर हुआ दो कंट्री के बीच में, तो वॉर के बाद अगर वॉर के बाद हमें वॉर ख़त्म करना है तो ये कौन डिसाइड करेगा, महाराष्ट्र का गवर्नमेंट या फिर गुजरात का गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करेगा, पूरे इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगा एक्सेट्रा। ये किसका काम है, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का काम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। और फेडरल गवर्नमेंट, इट कैरीज आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर कंट्री, पूरे कंट्री के ऊपर रूल करता है, वो पूरे कंट्री के लिए काम करता है। द गवर्नमेंट दैट ओवरसीज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन का जो गवर्नमेंट काम करता है, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन करता है, उसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। इट इज कॉल्ड एज स्टेट गवर्नमेंट। इट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का काम क्या है, सिर्फ महाराष्ट्र के बारे में डिसीजन लेना है उनको। पूरे इंडिया के बारे में डिसीजन लेने का काम कौन करेगा, यूनियन गवर्नमेंट करेगा, या फिर फेडरल गवर्नमेंट करेगा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ठीक है। So the system of running the administration of a country cooperatively by the government at two level, making laws about different subjects is called as federalism. तो एक मार्क का अगर क्वेश्चन आता है आपको व्हाट इज फेडरलिज्म, तो ये आंसर आएगा। द सिस्टम ऑफ रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री कोऑपरेटिवली। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट है या फिर यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनको कोऑपरेटिवली मिल के काम करना है, मिलकर काम करेंगे तो ही कंट्री ठीक से चलेगा। और उनको काम बांट के दिया हुआ है, या हम आगे देखेंगे कि कैसे काम बांट के दिया हुआ है। तो जो जो उनको काम बांटा हुआ है, जो जो काम दिया है, उसको करना है उनको ठीक से, और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है। सो अलग अलग सब्जेक्ट दिए उनको। अभी देखो, मैंने बात की, मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो स्टेट गवर्नमेंट का काम कुछ बांट के दिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम उनको बांट के दिया हुआ है, ताकि इनके बीच में झगड़ा ना हो। ठीक है, काम बांट के दिया हुआ है, उस हिसाब से ही उनको काम करना है। अब ये काम कहाँ बांटा है, काम बांटा है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा काम बांट के दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है, तो उसके हिसाब से उनको काम करना है। ठीक है। सो गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट होता है, यूनियन गवर्नमेंट होता है, उनको काम बांट के दिया हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिवाइडेड द सब्जेक्ट फॉर मेकिंग लॉज बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल और यूनियन गवर्नमेंट, इनको अलग अलग चीज़ों में लॉ बनाना पड़ता है, अलग अलग चीज़ों के लिए रूल करना पड़ता है, तो उनका जो काम है वो बांट के दिया हुआ है। लेट अस सी विच गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड विथ विच व्हाट सब्जेक्ट। इंटरेस्टेड मतलब क्या, कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर डिसीजन लेने का किसको अधिकार है, ये कैसे बांटा हुआ है हम देखते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन 3 लिस्ट ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। जो जो सब्जेक्ट्स है, जो जो चीज़ें हैं, जो जो काम है, उसके 3 अलग अलग लिस्ट है। ये लिस्ट में जो जो चीज़ें हैं वो काम मेंशन किया है, ये मेंशन किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि 97 सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में होंगे। यूनियन लिस्ट में मतलब क्या, उसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन ले सकता है। द स्टेट लिस्ट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट अपॉन, जिसमें 66 सब्जेक्ट्स है। 66 ऐसे मैटर है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले सकता है। 97 ऐसे मैटर्स है जिसमें नेशनल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन ले सकता है। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसमें दोनों मिल के डिसीजन ले सकते हैं। तो नेशनल गवर्नमेंट भी डिसीजन ले सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी डिसीजन ले सकता है। तो ऐसे कुछ चीज़ों में दोनों मिलके डिसीजन ले सकते हैं। तो कभी भी याद रखो कि दोनों मिलके जब भी डिसीजन लेते हैं तो दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट कुछ अलग बोलेगा, नेशनल गवर्नमेंट कुछ अलग बोलेगा। ऐसा जब भी झगड़ा अगर होता है तो उसमें क्या होगा, नेशनल गवर्नमेंट की बात सुनी जाती है, क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होता है। सो याद रखो, 97 सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में है, 66 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में है, और 47 सब्जेक्ट्स जिसमें दोनों मिल के डिसीजन ले सकते हैं, उससे बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट मतलब दोनों मिल के। जैसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि इंडियन आर्मी, ये आर्मी या फिर जिसको बोलते हैं हम डिफेंस, ये डिफेंस कौन करेगा, पूरे कंट्री का डिफेंस कौन करेगा, ये करेगा यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट मतलब क्या, डिफेंस आता है डिफेंस आता है यूनियन लिस्ट में। वैसे ही पुलिस, हर एक कंट्री का पुलिस होता है, हर एक स्टेट का पुलिस होता है, महाराष्ट्र पुलिस, आंध्र प्रदेश पुलिस, तेलंगाना पुलिस, गुजरात पुलिस। तो पुलिस आता है स्टेट सब्जेक्ट में, ठीक है, स्टेट लिस्ट में आता है। ऐसे कुछ मैटर है जो जिसमें दोनों मिलकर डिसीजन ले सकते हैं, तो उसमें कौन आए, वो आएगा कंकरेंट लिस्ट में।
ठीक है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी डिसीजन ले सकता है, नेशनल गवर्नमेंट भी डिसीजन ले सकता है, या फिर यूनियन गवर्नमेंट भी ले सकता है। ऐसे जो मैटर है जिसमें दोनों मिलकर डिसीजन ले सकते हैं वो आते हैं कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट जिसमें है 47 सब्जेक्ट्स। और ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो किसी भी लिस्ट में नहीं है, जिसको बोलते हैं हम रेसिडुअल सब्जेक्ट्स। ठीक है, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स कौन, जिसमें कौन डिसीजन ले सकता है, उसमें डिसीजन ले सकता है यूनियन गवर्नमेंट। तो आपने देखा होगा यूनियन गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट के ऊपर भी डिसीजन ले सकता है, कंकरेंट लिस्ट के ऊपर डिसीजन ले सकता है। और अगर कोई नया सब्जेक्ट आता है जिसमें जो भी इस लिस्ट में लिस्टेड नहीं है, लिस्ट के अंदर नहीं है, ठीक है, तो उसके ऊपर डिसीजन ले सकता है यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट पावरफुल है हमारे कंट्री में। If the subject comes up that it is not included in any of the list, union government is entitled to make laws on it. The power are termed as residuary power. ये यूनियन गवर्नमेंट का रेसिडुअरी पावर है, जो किसी भी लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर सब्जेक्ट है, आईटी सब्जेक्ट है, ये किसी भी लिस्ट में नहीं है, तो ये इसके ऊपर डिसीजन लेगा यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि उसके पास रेसिडुअरी पावर है। The division of the power in the Indian Constitution is unique. It enables the union government and the state government to bring about country's progress by cooperating with each other. कि दोनों मिल के काम करेंगे और कंट्री का प्रोग्रेस होगा। दिस ऑल्सो एनकरेजेस पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। और लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे लोगों को अगर लगता है कि इंडिया का जो डिफेंस है वो ठीक से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हो, यूनियन गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हो लोग। और उनको अगर लग रहा है कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कंट्री का प्रोग्रेस भी हो सकता है। हु डील्स विथ व्हाट सब्जेक्ट, अभी एग्जांपल दिया है, ये सिर्फ कुछ एग्जांपल दिया है। ऐसे आपको पता है कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, उसमें है 97 सब्जेक्ट। तो उसमें एग्जांपल दिया है आपको कि यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। डिफेंस मतलब क्या है, इंडिया का जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो है, IB है, रॉ है, ये सब है, CPI वगैरह, ये सब है डिफेंस में आता है। या फॉरेन रिलेशंस कि दो कंट्री के बीच में कैसे रिलेशंस होना चाहिए, ये भी यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। वॉर एंड पीस, वॉर करना है या वॉर रोकना है, ये सब कौन डिसीजन लेगा, यूनियन गवर्नमेंट लेगा। करेंसी, आपको पता है कि इंडिया में एक ही टाइप का करेंसी चलता है, रुपीस चलता है पूरे इंडिया में, नोट एक ही टाइप का चलता है। तो अगर आप बोलोगे कि चलो कल अगर बोलोगे कि ये जो करेंसी है ये स्टेट लिस्ट में आना चाहिए, तो क्या होगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपना खुद का करेंसी प्रिंट करेगा, गुजरात गवर्नमेंट खुद का करेंसी प्रिंट करेगा, तो इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा एक्सचेंज करने के लिए। इसलिए क्या किया है, करेंसी को हमने डाला है यूनियन लिस्ट में, ताकि यूनियन गवर्नमेंट उसके ऊपर डिसीजन ले सकता है। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड कैसे करना है दूसरे कंट्री के साथ, तो ये भी यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स है 97 सब्जेक्ट्स में से, ये कुछ सब्जेक्ट्स दिया है उन्होंने। वैसे अभी आएगा स्टेट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स है, उसमें है 66 सब्जेक्ट्स। तो 66 में से कुछ एग्जांपल दिया है। एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर कैसे होना चाहिए, कौन से क्रॉप्स ग्रो करना चाहिए, कितना प्राइस होना चाहिए कोई क्रॉप का, ये सब कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। लॉ एंड ऑर्डर में आता है पुलिस, कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, सभी ठीक से चलना चाहिए, पुलिस का काम है होता है ये, तो पुलिस आएगा स्टेट गवर्नमेंट का। लोकल गवर्नमेंट मतलब बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरे इंडिया में अगर डिसीजन लेना है, पूरे इंडिया का अगर एक ही गवर्नमेंट होगा तो हमारे गांव के बारे में कोई डिसीजन लेगा नहीं, क्योंकि क्या होगा, दिल्ली में जो बैठा हुआ लीडर है उसको अपने गांव के बारे में कुछ पता नहीं होगा, बहुत बड़ा कंट्री है हमारा। इसलिए हमने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट बनाया। अभी स्टेट, एक एग्जांपल लो, महाराष्ट्र स्टेट कितना बड़ा है, तो महाराष्ट्र स्टेट में भी स्टेट गवर्नमेंट को ठीक से काम कर नहीं सकता है, ध्यान नहीं दे सकता है। इसलिए हमने क्या किया, लोकल गवर्नमेंट बनाया। हर एक सिटी में गवर्नमेंट बनाया, जिसको हम बोलते हैं म्यूनसिपालिटी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। वैसे हमने गांव में भी पंचायत बनाया। आपको पता है, आप अगर गांव जाते होंगे या फिर गांव में रहते होंगे तो हमारे गांव में सरपंच होता है। तो सरपंच का काम क्या है, गांव का काम, गांव के बारे में कुछ डिसीजन लेना, गांव का काम करना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, पंचायत में है, गाँव में है, या फिर सिटीज़ में है। हमारे सिटीज़ में होता है म्यूनसिपालिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, नगर परिषद, ये सब होता है। हेल्थ मतलब क्या, हॉस्पिटल्स। प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिजन मतलब क्या, हमारे जो प्रिजन है, जेल्स है, उसके ऊपर भी डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेगा। सब्जेक्ट विद बोथ द गवर्नमेंट, दोनों भी देखो, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पहले है एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है कि जॉब्स, सेंट्रल गवर्नमेंट भी जॉब निकाल सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी जॉब निकाल सकता है। एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन दोनों करेंगे। सपोज एक एयरपोर्ट बनना है, सपोज, ठीक है, एयरपोर्ट बनना है, और उस एयरपोर्ट बनाने के लिए कुछ ट्रीज़ को कट करना पड़ रहा है, मतलब एनवायरमेंट का इशू आ गया, तो स्टेट गवर्नमेंट ने विरोध कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि ट्रीज़ नहीं कट नहीं करना है, एयरपोर्ट कैंसिल, एयरपोर्ट नहीं बनना है।
एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए। अभी एनवायरनमेंट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एनवायरनमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी आता है और यूनियन गवर्नमेंट के पास भी आता है, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट के पास भी आता है और यूनियन गवर्नमेंट के पास भी आता है। यूनियन गवर्नमेंट ने अगर बोला कि नहीं ट्रीज कट कर दो, एनवायरनमेंट का कुछ इशू नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, ट्रीज को कट करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बोला कि कंकरेंट लिस्ट में या फिर दो जिसमें दोनों भी काम कर सकते हैं, उसमें अगर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ तो यूनियन गवर्नमेंट की बात मानी जाती है। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, सोसाइटी इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे होना चाहिए, कैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये सब कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों डिसाइड करेंगे। पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। पर्सनल लॉ क्या होता है कि हमारे कंट्री में हर एक रिलीजन को अलग अलग लॉज है। जैसे जो क्रिमिनल लॉज है सभी के लिए सेम है कि अगर किसी ने क्राइम किया तो वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो, तो उसको सज़ा सेम मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसे लॉज है जैसे बच्चे को अडॉप्ट करना है या फिर डाइवोर्स देना है, ये अलग अलग तरीके के ये फैमिली लॉज है या फिर ये पर्सनल लॉज है, इसके लिए अलग अलग लॉज है। हिंदूज़ के लिए अलग लॉज है, मुस्लिम के लिए अलग लॉज है। ठीक है, एजुकेशन, एजुकेशन स्टेट गवर्नमेंट का भी एजुकेशन होता है, जैसे आपको पता है महाराष्ट्र बोर्ड का, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है, सीबीएसई होता है। तो एजुकेशन दोनों भी दे सकते हैं, दोनों भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अपना अपना सिलेबस दोनों भी बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा कि दोनों, तो इसमें दोनों भी है, इसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। ये आता है स्टेट लिस्ट में, यूनियन गवर्नमेंट सब्जेक्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट लिस्ट वाले, और यूनियन गवर्नमेंट वाले यूनियन लिस्ट। और रेसिडरी सब्जेक्ट्स में कौन ले सकता है डिसीजन, यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमारे कंट्री में आपको पता होगा कि यूनियन गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, मतलब स्टेट्स भी है और यूनियन गवर्नमेंट भी है। वैसे कुछ यूनियन टेरिटरीज भी है। यूनियन टेरिटरीज मतलब क्या होता है, स्टेट नहीं होता है, एक छोटे से एरियाज होता है जिसमें वापस सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ रूल करता है। मेक ए लिस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स आपको पता होगा, आसाम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ स्टेट्स है। ठीक है, त्रिपुरा, नागालैंड। तो इसके कैपिटल्स आपको ढूंढना है तो आप ढूंढ सकते हो, आसाम का कैपिटल क्या है, उसके बाद सिक्किम का कैपिटल क्या है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है, मेघालय का कैपिटल जैसे शिलोंग है, नागालैंड का कैपिटल कोहिमा है, ऐसे आप ढूंढो। 7 स्टेट्स है, 7 स्टेट्स के 7 कैपिटल्स आपको ढूंढना है। इन इंडिया देर इज़ अ यूनियन गवर्नमेंट, 28 स्टेट्स स्टेट गवर्नमेंट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया में 28 स्टेट गवर्नमेंट है, 9 यूनियन टेरिटरीज है। यूनियन टेरिटरीज का नाम दिया है, देखो यहाँ दिल्ली, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली क्या है, वहाँ न्यू दिल्ली में गवर्नमेंट है, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर है न्यू दिल्ली के, लेकिन पूरा स्टेट नहीं हो, वो है एक यूनियन टेरिटरी। उसके बाद दमन, दुई, पौंडीचेरी या पुदुचेरी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ ये हरियाणा और पंजाब दोनों का कैपिटल है, दोनों का मिल के कैपिटल है। तो उसके उनके बीच में झगड़ा था कि चंडीगढ़ हरियाणा में जाना चाहिए या फिर पंजाब में आना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। दोनों के पास भी नहीं है, दोनों वहाँ, दोनों के ऑफिस है वहाँ, लेकिन वो किसी का कंट्रोल नहीं है, वहाँ कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट का। दादरा एंड नगर हवेली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये जो आइलैंड्स है, लक्षद्वीप आइलैंड है, ये भी यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये भी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी आपको पता होगा जिसमें यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन ले सकता है। यहाँ एग्जांपल दिया है, देखो यहाँ है लद्दाख, उसके बाद जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, उसके बाद ये अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दुई, ये DNH, दादरा नगर हवेली, पौंडीचेरी, ये भी पौंडीचेरी का पार्ट है। 1 2 3 4, देखो 4 अलग अलग जगह पे है पौंडीचेरी। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन एक ही जगह चलता है, लेकिन उसका एक पार्ट यहाँ है, एक पार्ट यहाँ है, एक पार्ट यहाँ है, एक पार्ट यहाँ है। ठीक है, ये सब पार्ट्स पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी के है। जैसे 9 यूनियन टेरिटरीज हमारे कंट्री में है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो हमारे कंट्री में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का। पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब क्या कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इन सच सिस्टम द पार्लियामेंट दैट इज लेजिस्लेचर हैज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पावर। पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट मतलब क्या, जो कंट्री में लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर मतलब क्या, पार्लियामेंट होता है, जैसे कि लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, जिसमें हमारे जो लोग हैं, हम जिनको वोटिंग करके भेजते हैं, वो वहाँ जाके बैठते हैं, वहाँ डिस्कशन करते हैं, पार्लियामेंट होता है। तो पार्लियामेंट के में जो लोग होते हैं, जो लेजिस्लेचर्स में लोग होते हैं, उनके पास हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है। वो लोग डिसीजन ले सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज भी कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में नए नए चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें रिमूव भी कर सकते हैं।
ये सिर्फ पावर है पार्लियामेंट को। इंडियन पार्लियामेंट इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट, लोकसभा और हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा, हाउस ऑफ स्टेट्स, सॉरी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये सब आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे डिटेल में, पार्लियामेंट क्या होता है, उसके बाद लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है। सिंपल याद रखो कि ये जो है पार्लियामेंट, उसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स काम करते हैं। जैसे आपको पता है, मैंने 2nd चैप्टर में भी सिखाया आपको कि इतने बड़े कंट्री के ऊपर लोगों का रूल करना इम्पॉसिबल है, कि 100 करोड़ लोग जाके रूल नहीं कर सकते। इसलिए क्या करते हैं, हम लोगों को चूज़ करते हैं, लोगों को इलेक्ट करते हैं। इलेक्शन से वो लोग वहाँ जाते हैं, हमारे बिहाफ पे काम करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग लोकसभा में जाते हैं, जिनको हम लोग डायरेक्टली वोटिंग करके भेजते हैं, वो जाते हैं लोकसभा में। और कुछ इनडायरेक्ट वोटिंग भी होता है, ये आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे, तो वो जाते हैं राज्यसभा में। और प्रेसिडेंट भी होते हैं, ये पार्लियामेंट के मेंबर्स है, पार्लियामेंट के पार्ट है। तो उसमें लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ होते हैं, इसलिए हाउस ऑफ पीपल। और राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दैट रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन एमर्जेस फ्रॉम द लोकसभा एंड आर आंसरेबल टू लोकसभा। अभी ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब कौन है? जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के साथ अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे हमारे कंट्री में रोड बनाने का है, रेलवेज़ है, एरोप्लेन है, या फिर डिफेंस है, हमारे कंट्री का जो आर्मी है, ये सब हमारे कंट्री में जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, ये सब अलग अलग के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं। प्राइम मिनिस्टर अकेला सभी की चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे सकता है, इसलिए अलग अलग मिनिस्टर। एजुकेशन का मिनिस्टर अलग होता है, ऐसे अलग अलग मिनिस्टर्स है। ऐसे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमारे कंट्री में पूरा काम करते हैं, और उनके साथ कुछ ऑफिसर्स भी होते हैं, ये लोग मिल के काम करते हैं। लोकसभा, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इनको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम तो जाके क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। इसलिए क्या होता है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जिनको हमने वोटिंग करके भेजा था, वो लोग जाके क्वेश्चन पूछते हैं। आपने अगर नोट देखा होगा तो उसमें देखो, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में लिखा रहता है, क्योंकि ये जो नोट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें वादा करता है कि ये नोट अपने कंट्री में चलेगा। कल अगर यहाँ शाहरुख खान का फ़ोटो डाल लो आप, और यहाँ कुछ भी डाल दो, तो ये नोट नहीं चलेगा हमारे कंट्री में, क्योंकि उस नोट को किसी ने गारंटी दिया नहीं है। नोट क्या होता है, एक पेपर होता है, लेकिन क्यों हम लोग उसको यूज़ कर पाते हैं? क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट है, उससे गारंटी देता है कि ये, उसको प्रॉमिस करता है हमें कि अगर नोट के ऊपर देखोगे तो वहाँ प्रॉमिस दिया रहता है। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है, आई प्रॉमिस टू द बियरर सम ऑफ 50 रुपीज़। ये जो गवर्नर है, उसने साइन किया हुआ है। तो उस गवर्नर ने साइन करके बोला है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये नोट यूज़ करो तो आपको चलेगा, तो इसलिए ये नोट्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये ओरिजिनल नोट हम यूज़ कर सकते हैं। यू हैव श्योरली सीन करेंसी नोट्स द वर गारंटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दिया है। क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ने? क्योंकि जो फाइनेंस है, करेंसी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, नोट इशू कर सकता है, नोट का कलर चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। नोट को कैंसिल कर सकता है, जैसे कुछ साल पहले 500 और 1000 रुपीज़ का नोट कैंसिल कर दिया था। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो फाइनेंस, ये सॉरी करेंसी आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। इफ़ यू हैव सीन द बैच ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ पुलिसमैन, अभी पुलिसमैन के ऊपर बैच देखा होगा उसको, तो उसमें लिखा होता है महाराष्ट्र पुलिस या पंजाब पुलिस, क्योंकि पुलिस क्या होता है, स्टेट का होता है, पूरे नेशन का नहीं होता है। तो पुलिस या लॉ एंड ऑर्डर आता है स्टेट लिस्ट में। यू मस्ट हैव श्योरली कम अक्रॉस द फॉलोइंग। इंडियन रेलवेज, आपने देखा होगा, ये महाराष्ट्र जो पुलिस के जो लोग हैं, उनके ऊपर ऐसा उनका लोगो है, इंडियन रेलवेज का लोगो है। और अपना जो एसटी महामंडल है, अपने जो रेड कलर के बस है महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जिसे बोलते हैं, उस, ये देखो क्या लिखा है इधर, महाराष्ट्र स्टेट, महाराष्ट्र राज्य परिवहन। महाराष्ट्र राज्य मतलब क्या, ये महाराष्ट्र स्टेट का है, स्टेट लिस्ट वाला है। ये दोनों है, ये है नेशनल गवर्नमेंट के अंडर या यूनियन गवर्नमेंट के अंडर। तो ये रेलवेज आएगा यूनियन लिस्ट के अंदर, और ये पुलिस आएगा महाराष्ट्र का वापस, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट इन आवर कंट्री गवर्नमेंट फंक्शंस एट 2 लेवल, 2 लेवल के गवर्नमेंट, एक नेशनल लेवल पे भी है और एक सेंट्रल लेवल पे भी है। और सबका काम क्या है, लोगों का भला करना। वन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर इज द स्टेट गवर्नमेंट। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट, एक्सेट्रा, ठीक है। ये आपने देखा होगा कि लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। लोकसभा राज्यसभा का काम आपने देखा होगा, ये आप हायर स्टैंडर्ड्स पे पढ़ोगे। इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द डिस्कशन एंड द डिबेट्स दैट टेक प्लेस इन द पार्लियामेंट हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी लॉ अगर बनाना है, कोई भी लॉ अगर बनना है, तो ये लोकसभा में, राज्यसभा में बनता है। तो डायरेक्टली बोल दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि लॉ बनना चाहिए, तो बनता नहीं है। उसके लिए डिस्कशंस होता है, उसके लिए दोनों के
गवर्नमेंट और जो लोग बैठे रहते हैं वहाँ, उनके बीच में डिस्कशन होता है। डिस्कशन होने के बाद सब कुछ तरीके से लॉ को स्टडी करने के बाद वो लॉ बन जाता है। ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, क्या आपको पता है कि हमारे कंट्री में कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये सब कोर्ट्स है। ये कोर्ट क्यों बनाया है? क्योंकि दो सिटीजन के बीच में अगर झगड़ा हुआ, किसी ने अगर क्राइम किया, ठीक है, या फिर दो गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हुआ, कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और कर्नाटका का गवर्नमेंट के बीच में अगर झगड़ा हुआ, या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट और जो दिल्ली वाला गवर्नमेंट है, या फिर जो नरेंद्र मोदी वाला गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, इनके बीच में अगर कुछ इशू हुआ, तो ये कहाँ मैटर सॉल्व होगा? ये मैटर सॉल्व होगा जुडिशरी के पास या फिर कोर्ट में जाके। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ क्रिएटेड ए इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब ये जो जुडिशरी है, इसको इंडिपेंडेंटली काम करने का पावर है, कोई भी गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरफियर नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट जो हमारा जो जुडिशरी है, दैट इज इंडिपेंडेंट। डिस्प्यूट्स दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व म्यूचुअली मतलब क्या? दोनों बैठ के अगर कोई झगड़ा सॉल्व नहीं कर सकते। सपोज मेरा कोई ज़मीन है और किसी ने आके मेरे ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया, मैं डिस्कशन करूंगा उसके साथ, उससे बोलूँगा कि ये ज़मीन से कब्जा जो अपना है हटा लो। उसने अगर मान लिया तो ठीक है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर नहीं माना तो हम क्या करेंगे? पुलिस कंप्लेंट करेंगे या फिर कोर्ट में जाएंगे। तो जो भी चीज़ें म्यूचुअली डिस्कशन करने के बाद, दोनों की डिस्कशन करने के बाद सॉल्व नहीं होती है, उसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। द कोर्ट हियर्स अबाउट द कंटेस्टिंग पार्टीज। कोर्ट क्या करेगा? दोनों की बात सुनेगा, मेरी भी बात सुनेगा और मैंने जिसके खिलाफ कंप्लेंट किया उसकी बात सुनेगा। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसकी बात सही है और उसके लिए उसके फेवर में डिसीजन देगा। कोर्ट हियर्स बोथ द कंटेस्टिंग पार्टीज, लुक्स इनटू द इनजस्टिस ऑफ एनी एंड गिव्स हिज जजमेंट। दिस हैज़ टू बी डन इम्पार्शली। कोर्ट कोई भी पार्शलिटी नहीं करेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड सेवरल प्रोविजंस टू एंश्योर दैट जुडिशरी रिमेन्स मोर एंड मोर इंडिपेंडेंट, कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगा, कोई भी उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो जज है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं करता है, सीधा जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और प्रेसिडेंट ने अगर जज को अपॉइंट किया तो प्रेसिडेंट उसको निकाल नहीं सकता है, निकालने के पावर दूसरे के पास है। इसका मतलब क्या है कि वो जो जज है उसको फ्रीडम है, वो अपना काम फ्रीली कर सकता है, किसी के प्रेशर में नहीं कर सकता है। इट इज़ नॉट ईजी टू रिमूव द जजेस फ्रॉम देयर ऑफिस, कि जज को एक बार बना दिया तो उसको आसानी से, अगर कल प्राइम मिनिस्टर को लग रहा है कि जज ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर उसको रिमूव नहीं कर सकता है, उसको रिमूव करने के लिए अलग प्रोसीजर है। ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। ऐसे कुछ कंट्रीज़ है जिसमें, जैसे एक एग्जांपल है यूएसए में हर एक जो सिटीज़न होता है वो उस स्टेट का भी सिटीज़न होता है और पूरे कंट्री का भी सिटीज़न होता है। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में हम सिर्फ इंडियन सिटीजन्स है, महाराष्ट्र सिटीजन्स, कर्नाटका सिटीजन्स ऐसा नहीं है हमारे यहाँ सिर्फ हम यूनियन गवर्नमेंट या फिर हमारे कंट्री के सिटीज़न हैं, तो वहाँ उससे बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ग्रांटेड अ सिंगल सिटीजनशिप टू ऑल इंडियंस, दैट इज़ इंडियन सिटीजनशिप। तो हम महाराष्ट्र सिटीजन, तमिलनाडु सिटीजन ऐसा सब नहीं है हमारे यहाँ, हम हैं इंडियन सिटीजन्स। द प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडिंग मतलब क्या? मेकिंग चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंजेस करना है तो कुछ चेंजेस एकदम ईजिली हो जाती है, कुछ चेंजेस को करने के लिए बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, कुछ टाइम जाता है या फिर कुछ डिस्कशन करने पड़ते हैं, बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो होते हैं। सो there comes a need to make changes in the changes or amendments in the provision of the constitution due to changing circumstances। कि 75 years पहले या 70 years पहले जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वैसे का वैसा आज हम नहीं लागू कर सकते, क्योंकि जैसे सोसाइटी डेवलप होता है, जैसे चीज़ें डेवलप होती है, वैसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करना पड़ता है या उसको अपडेट करना पड़ता है। लेकिन बार बार अगर अपडेट करेंगे तो क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन इनस्टेबल हो जाएगा, मतलब मन में आया अपडेट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। कुछ प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, वो प्रोसीजर फॉलो करके आपने अगर अपडेट किया तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस सही तरीके से होंगे, क्योंकि जो प्रोसीजर्स है वो भी डिफ़िकल्ट है, प्रोसीजर्स को फॉलो करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो प्रोसीजर्स फॉलो करते वक्त हम सभी चीज़ें चेक करते हैं और चेक करने के बाद ही उस चेंजेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। बट फ्रिक्वेंट, जैसे मैंने बोला कि फ्रिक्वेंट चेंजेस may lead to instability. The procedure for amendment is specified in the constitution itself so as to ensure that an amendment is made only after giving a careful consideration, कि जो भी हम changes करेंगे उसे carefully study करके करना है। The procedure for the amendment of the constitution is unique. It is neither too difficult nor too easy.
कुछ चेंजेस हम एकदम इजीली कर सकते हैं, कुछ चेंजेस को करने के लिए बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वो चेंजेस बहुत बड़े होते हैं, पूरे कंट्री को इम्पैक्ट करते हैं, इसलिए उसे चेंज करना भी डिफिकल्ट है. More scope has been provided to giving more consideration and thought to importance of amendment. The procedure is also flexible to ensure that general amendment can be brought easily. कुछ ऐसे चीज़ें हैं वो एकदम easily कर सकते हैं हम, ठीक है. हम नहीं कर सकते, पार्लियामेंट में चेंजेस होते हैं, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा वहाँ चेंजेस होते हैं. हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टिल डेट? मोर देन 100 अमेंडमेंट, 100 से ज़्यादा बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुए हैं, ठीक है. इलेक्शन कमीशन, जैसे आपको पता है कि इंडिया में इलेक्शन होता है. अभी इलेक्शन अगर गवर्नमेंट ने किया तो क्या होगा, वहाँ पार्शलिटी होगा. कल अगर आप बोलोगे कि महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे है चीफ मिनिस्टर है, वही अगर इलेक्शन वापस कंडक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, अपने लोगों को ही चूज़ करके ला सकते हैं वापस. वैसे ही होगा नेशनल लेवल पे. नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, कल अगर गवर्नमेंट ने ही इलेक्शन कंडक्ट किया तो क्या होगा, गवर्नमेंट अपने लोगों को ही जिताएगा, कुछ फ्रॉड करेगा उसमें, या कर सकता है, फ्रॉड करेगा नहीं या कर सकता है. इसलिए हमने क्या किया है, हमने कुछ अलग लोगों को बोला है कि आप इलेक्शन कंडक्ट करो. तो सेपरेट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट करना, उसे बोलते हैं हम इलेक्शन कमीशन. यू मस्ट हैव रेड अबाउट द इलेक्शन कमीशन इन न्यूज़पेपर्स. अगर आपने नई न्यूज़ रीड किया है तो इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, इलेक्शन कंडक्ट करना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना. इलेक्शन फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए. फ्री मतलब क्या, फ्रीडम होना चाहिए लोगों को, जो उनको पसंद है उसे चूज़ करने का. Since India has adopted a democratic form of government, people have to elect their representatives periodically. कि 5-5 साल के बाद हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करना पड़ता है. अगर हमें सेम रिप्रेजेंटेटिव पसंद है तो उसे सेम को हम वापस वोटिंग कर सकते हैं, वापस जिता सकते हैं. पसंद नहीं है तो उसको रिमूव कर सकते हैं, किसी और को चूज़ कर सकते हैं. फॉर दिस द इलेक्शन हैव टू बी कंडक्टेड इन द फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर. ओनली देन विल सिटीजन्स बी एबल टू इलेक्ट अ कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस विदाउट एनी फियर और प्रेशर. कोई प्रेशर नहीं, हम जिसे पसंद है उसे वोट कर सकते हैं. इफ़ द गवर्नमेंट वेयर टू कंडक्ट इलेक्शन, अगर गवर्नमेंट इलेक्शन कंडक्ट करेगा तो क्या करेगा, अपने लोगों को ही जिताएगा. द इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होगा. सो इफ द गवर्नमेंट वेयर टू कंडक्ट इलेक्शंस, देयर माइट बी नो गारंटी ऑफ सच फ्री फेयर एंड जस्ट एटमॉस्फेयर फॉर इलेक्शंस. देयर हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इंटरेस्टेड. कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसने दिया, और किसको दिया, इलेक्शन कमीशन को दिया. वो इंडिपेंडेंट मशीनरी है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है. मशीनरी मतलब क्या, मशीन नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है. दिस मशीनरी इज नोन एज इलेक्शन कमीशन. द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग ऑल इलेक्शंस इन इंडिया रेस्ट विद द इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कंडक्ट करना. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर. इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड ओनली सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स. Another important feature of our constitution is fundamental rights. ये fundamental rights हम next chapter में पढ़ेंगे. I hope you must have understood this chapter. If you have understood, share this video with your friends and subscribe for more videos. And while subscribing, don't forget to press the bell icon. Again, thank you for watching.